मेरा नाम महेंद्र है। हमने अक्सर हमारी दादी नानियों को या हमारे बुजुर्गों को कहते सुना है कि अमावस्या की रात बुरी आत्माओं के लिए सबसे खौफनाक रात होती है। और यह खौफनाक होती है क्योंकि अक्सर अमावस्या पूर्णिमा की रात में जो भी तीसरी दुनिया की शक्तियां हैं वह ताकतवर हो जाती हैं। ऐसी रात में बुरी ताकत जैसे आत्मा, पिशाच, भूत प्रेत ये जो भी है यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और उनमें से जो बुरी आत्माएं होती है वह भी दो तरह की होती हैं। एक तो ऐसी आत्माएं अक्सर कोई छलावा या भ्रम पैदा करती हैं, आपको डराती हैं, जैसे कोई बिल्ली किसी चूहा के साथ खेल खेलती है, और उसी तरह से यह इंसानों के साथ खेलती है। और अगर आप समझदार हुए, जानकार हुए या फिर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप उनके चुंगल से बच जाते हैं। बात उस समय की है जब मैं अपने गांव से दूर रहकर शहर में पढ़ाई किया करता था, और उस शहर में हमारा कोई जान पहचान का कोई रिश्तेदार न होने के कारण मैं अपने स्कूल के ही हॉस्टल में रहा करता। और वैसे भी मेरा स्वभाव बचपन से ही थोड़ा सा डरपोक किस्म का रहा है, और ऊपर से माँ बाप के दूर होने के कारण मेरी गिनती सीधे साधे बच्चों में की जाती थी। साल 1990 की बात है, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ रहा था, और उसी बीच दीपावली के कारण हमारे स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी और मैं दोपहर स्कूल से घर के लिए रवाना हो गया। मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था और उसमें बस एक जोड़ी कपड़े थे, और मैं एक सरकारी बस से 3 घंटे का सफ़र कर मैं अपने गांव के रास्ते पर उतर गया। जब मैं बस में था तभी सूरज डूबना शुरू हो गया था, और जैसे ही मैं उतरा तो मैं इतना समझ चुका था कि वक्त शाम के बहुत आगे निकल चुका है। उतरते ही मैं सीधे अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उस जगह से मेरा गांव तकरीबन 3 मील दूर था, मतलब मुझे 3 मील यानी लगभग 5 किलोमीटर तक पैदल जाना था। पर अजीब बात यह थी कि आसमान में चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अभी थोड़ी दिन पहले ही इस इलाके में बारिश हुई थी, इसी कारण मौसम साफ नहीं था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरे आसपास बहुत घना अंधेरा था, रास्ता भी ठीक से मुझे नज़र नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरे में दूर घरों से आते लाइट दिखाई दे रही थी, और मैं उसी रोशनी में रास्ते को टटोल रहा था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी वह धीमी सी रोशनी जो घरों से आ रही थी मुझे दिखाई दे रही थी, और रोशनी भी मुझे दिखाई देनी बंद हो गई। मुझे लगा कि गांव होने के कारण शायद लाइट चली गई है, और मेरे पास अब अंधेरे में चलने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं रहा था। कुल 20-25 मिनट बाद अचानक से मुझे मेरे सामने रास्ते पर कोई नज़र आने लगा। वह मुझसे काफ़ी दूर था, पर मैं उन्हें देख पा रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर वहाँ एक औरत जिसके सर पर मटका था वह खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि इतनी रात को पानी लेकर कहाँ जा रही है, लेकिन अकेला होने के कारण मैं कुछ बोला नहीं। मैं बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप उसके पास से गुजरने लगा। अभी मैं थोड़ा दूर आगे निकला ही था कि तभी मैंने रास्ते पर देखा कि रास्ते पर पड़ने वाली इमली के पेड़ के नीचे एक और औरत मटका लेकर खड़ी है, और उस औरत का चेहरा भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने गौर किया कि जो औरत मुझे पहले दिखाई दी थी वह अब धीरे धीरे मेरे पीछे चलने लगी है। उसके पैर की पाजेब की आवाज़ मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी, और जैसे ही मैंने वह इमली का पेड़ क्रॉस किया तो मुझे महसूस हुआ कि वह दोनों औरतें अब मेरे पीछे पीछे चल रही है, और पाजेब की आवाज़ अब पहले से तेज़ आ रही थी। पहले तो मुझे उनकी बात अजीब लगी कि इतनी रात को कौन महिला इस तरह से मटका लेकर खड़ी रहती है। फिर मुझे लगा कि यह दोनों कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई। तभी मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाकर पीछे पलटकर उनसे पूछा, कौन हो आप, किस गांव से हो? उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मैंने ही बात बढ़ाते हुए कहा, मेरा गांव बस थोड़ी ही दूर है और मैं रास्ता जानता हूँ। लेकिन पहनावे से लग रहा था शायद वह दोनों ही जुड़वा थी, बिल्कुल एक जैसी। मैंने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम अपने घर नहीं जाना चाहती, या कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गई हो? उन्होंने फिर भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और मैं अपनी वही बात रिपीट कर रहा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और तभी मुझे आसपास कहीं से मांस के जलने की बदबू आने लगी। अब की बार मैं उन दोनों की तरफ ध्यान दिए बिना तेजी से आगे चलने लगा। कुछ कदम आगे जाने के बाद मेरा पीछे देखने का मन हुआ। मैं वैसे ही पीछे मुड़कर देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन सामने एक नाले का पुल होने के कारण मुझे लगा कि मुझे एक बार मुड़कर देखना चाहिए कि वह दोनों मेरे पीछे आ रही हैं या नहीं, क्योंकि उनकी अजीब हरकत से मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। पर फिर भी मैंने नज़र चुराकर आहिस्ता से गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वह दोनों औरतें वहाँ से गायब हो चुकी थी। यह देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं तेज़ तेज़ चलने लगा। फिर चलते चलते नाला क्रॉस करने के बाद अचानक मुझे रास्ते में मेरे आगे 2 औरतें
चलती हुई दिखाई दी। वह दोनों औरतें भी पूरे रास्ते को घेर कर चल रही थी और उनके सर पर बांस के बने हुए टोकने थे और शायद उन टोकनों में से कुछ टपक रहा था और इसी चीज़ में से वापस वही जलने की बदबू आ रही थी। उन दोनों औरतों ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और पल्लू से उनका सर ढका हुआ था। उनको देख मेरा स्पीड अपने आप कम हो गई और मुझे अपने आप में बहुत डर भी लग रहा था कि आगे कुआं पीछे खाई है। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था उस बस वाले पर जिसने रास्ते में बस पंचर होने पर उसे ठीक करने में काफ़ी देर लगाई। अगर वह टाइम पर ठीक हो जाती तो शायद मैं भी टाइम पर अपने घर पहुंच जाता। खैर, लेकिन पीछे किसी के होने का आभास नहीं था। लेकिन तब भी मैं बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। हैरानी वाली बात यह थी कि रात बहुत घनी अंधेरी थी, फिर भी मैं उन सबको देख पा रहा था। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया तो मैं मन में बहुत डर गया था। पीछे 2 औरतें थी और आगे 2 औरतें। वह कौन थी मुझे कुछ पता नहीं। मुझे लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ ज़रूर कुछ न कुछ बड़ा हो जाएगा। मैंने सोचा कि मैं तेज चलता हूँ और उनके बाजू से आगे निकल जाता हूँ। फिर मैंने एक बार पहले से भी तेज चलना शुरू किया। फिर रास्ते से हटकर उनकी एक तरफ से आगे निकल गया और जैसे ही कुछ कदम उनसे आगे बढ़ा मुझे उनमें से एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई पड़ी और यह आवाज़ काफ़ी डरावनी थी। मैंने सोचा वह औरतें हमारे गांव की तो नहीं हैं, इसलिए मैंने मुड़कर पीछे देखा। उन्हें देखकर मेरी जान मेरे हलक में अटक गई। वह दोनों भी ठीक हूबहू वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसे मैंने पहले औरतों को देखा था। सेम टू सेम कदकाठी, लेकिन इन दोनों औरतों के चेहरे पर घूंघट नहीं था और चेहरे पर एकदम सफ़ेदी पसरी हुई थी, मानो शरीर में खून की एक भी बूंद न हो। उनके चेहरे पर उनकी आंखों तक फैली हुई एक बड़ी सी मुस्कान थी और वह अपनी भयानक सफ़ेद आंखों से मुझे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। यह देख मेरा शरीर सुन्न हो गया। शरीर पर हर तरफ रोंगटे खड़े हो गए। उनका वो भयानक चेहरा देख मैं तेज़ी से भागने लगा, वह भी बिना यह जाने कि वह रास्ता किस तरफ जा रहा है और मैं किस तरफ भाग रहा था वह तक मुझे पता नहीं था। उस वक्त मैं सामने दिखाई दे रही रोशनी की तरफ दौड़ रहा था। मेरी सांस फूल गई थी, फिर भी मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। फिर कुछ आगे जाकर मैं किसी चीज़ से टकरा कर गिर पड़ा। अंगूठों के बहुत जोर की चोट लगी थी, बहुत दर्द हो रहा था। मेरी चप्पल भी टूट गई थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे लगा कि मैं उन औरतों को काफ़ी पीछे छोड़ आया हूँ। फिर भी मैं तसल्ली के लिए जब अपने पीछे देखा तो मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने अपना दर्द कम करने के लिए किसी तरह अपने पैर को दबा कर रखा और फिर सामने की तरफ देख मेरा दिमाग एक बार फिर से सुन्न हो गया। अब वह दोनों औरतें मेरे सामने थी और मेरी तरफ बढ़ रही थी। ठीक वही सफ़ेद आँखें और चेहरे पर एक भयानक फैली हुई मुस्कान। उन्हें मेरी तरफ आता देख मैं फिर से उठकर दौड़ने लगा। अब मैं पहले से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा था, एक रोशनी की तरफ। आगे कहीं दूर एक रोशनी दिखाई दे रही थी। लगा कि वहाँ कोई मदद करने वाला मिल जाएगा। मैं बस दौड़ता रहा, पर कुछ दूर आगे जाने पर महसूस किया कि मैं तो गलत रास्ते पर हूँ, क्योंकि मुझे सामने मरघट का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पर मरता क्या न करता, मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने मन में सोचा कि नहीं, मुझे अपने घर तक वापस जाना है। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे होंठ थर थर काँप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और पूरा शरीर पसीने से लबालब हो चुका था। तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और जब मैं उस मदद वाले हाथ के चेहरे को देखा तो मेरे होश वापस उड़ गए। वही औरतें मुझे अपना हाथ दे रही थी। मरता क्या न करता, मैं तुरंत खड़ा हुआ और वापस गांव की तरफ भाग लिया। और अब की बार मैंने महसूस किया कि वह दोनों औरतें दौड़ नहीं रही थी, बल्कि मेरे पीछे पीछे हवा में लहरा रही थी। काफ़ी दूर आगे जाने के बाद गांव के हनुमान मंदिर के पास वह अचानक से कहीं गायब हो गई और मैं एक बार फिर घबरा कर मैं अपने गांव के पास था। फिर भी मैं भागता हुआ घर तक चला गया, पर मेरे पीछे जो भी चीज़ थी उसने गांव तक मेरा पीछा किया था। मैं जैसे ही घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा एक ऊदबिलाव मेरे घर के सामने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ है। और मैंने बचपन से सुन रखा था कि ऊदबिलाव उसी के घर के सामने आता है जिसके घर में किसी की मृत्यु निश्चित होती है। और उस ऊदबिलाव ने जैसे ही मुझे देखा वह बहुत ही डरावनी आवाज़ में रोने लगा। और यह आवाज़ ठीक वैसी ही थी जैसे घर पर किसी के मरने पर मातम का रोना होता है। मेरी हालत और भी ख़राब हो गई। घर में किसी को आवाज़ देने तक की मुझ में हिम्मत नहीं थी, पर मेरी किस्मत ने एक बार फिर मेरा साथ दिया। उस वक्त हमारे पड़ोस के दादा
एक डंडा लेकर घर से बाहर आ गए और मुझे देखकर उन्होंने मेरे पिताजी को जोर की आवाज़ लगाई, अरे तुम लोग सोए हुए हो और देखो महेंद्र आया हुआ है। और तब मेरे पिताजी घर से बाहर आए और उनका ध्यान मेरी तरफ गया और पूछा, क्या हुआ तुझे, तू यहाँ क्यों रुका हुआ है। उन्होंने मुझे छू कर देखा और कहा, तू इतना काँप क्यों रहा है, क्या हुआ तेरे साथ। और जैसे ही उन्होंने मुझे छू कर देखा मैं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। उस वक्त मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा हो और इसी के साथ मैं बेहोश हो गया। मुझे 2 दिन बाद ठीक से होश आया और 2 दिन बाद मुझे पता चला कि मैं जब भी होश में आता था मुझे कुछ पल बाद फिर से दौरा पड़ता था और फिर से मैं बेहोश हो जाता था। दूसरे दिन पापा को शक हुआ कि मैं शायद बीमार नहीं हूँ, मुझ पर कोई ऊपरी बाधा हुई है, क्योंकि जिस रात मैं घर आ रहा था वह रात अमावस की रात थी। तो उन्होंने मुझे एक तांत्रिक से झड़वाया और ठीक होने के बाद मैंने पिताजी को उन दोनों औरतों के बारे में बताया, लेकिन उन्हें उन दोनों आत्माओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था और मुझे भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चला कि वह दोनों, या यूं कहें कि वह चारों औरतें कौन थी। दोस्तों, क्या कभी आपने अमावस की रात ऐसा कुछ भी अजीब महसूस किया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।